बच्चों, आज हम लोग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो मैंने उसके प्रमुख बिंदुओं को लिख लिया है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले से, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है बच्चों, तो मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र क्या है, हमारे कोर्स में क्या है, हम क्या पढ़ेंगे। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य के निम्नलिखित उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक है, जैसे हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लें। जैसे हम दीपावली में जो अनार होता है, अनार बम छुड़ाते हैं अनार, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो बारूद भरा हुआ होता है, जब उसमें आग लगा देते हैं, जब उसमें अग्नि का प्रवेश कराते हैं उसमें, तो क्या होता है, उसका जो बारूद होता है वो बाहर निकलता है। तो वो एक प्रकार का उत्सर्जन ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, मतलब कि जो हमारा आंतरिक अंग है वो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। हम ये बात अगले वीडियो में पढ़ेंगे या किसी और वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या विषैले पदार्थ होते हैं या क्या क्या विषैले पदार्थों का निर्माण होता है। हल्की सी बात उसकी कर लेंगे, लेकिन जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर बनते हैं, क्योंकि बेटा जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं ना, तो उससे दो चीज़ें प्राप्त होती हैं हमें। हम कोई चीज़ खाना खाते हैं, कोई चीज़ भी खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे हमें केवल अच्छी चीज़ें ही प्राप्त हो रही हैं। हम जब भोजन करते हैं तो हमें कई चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक आवश्यक पदार्थ, एक अनावश्यक पदार्थ। तो जो आवश्यक पदार्थ होता है वो हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो अनावश्यक पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकालना ही होता है। अगर हमारा शरीर उस पदार्थ को बाहर, अनावश्यक पदार्थ को बाहर ना निकाले तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए कुदरत ने हमें पहले से ही उत्सर्जन तंत्र के रूप में अनेक अंगों को दिया है, तो उन्हीं अंगों को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मैं एक थोड़ी सी चर्चा चला ले रहा हूँ आपके लिए कि हमारे जैसे रक्त में काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे रक्त में क्या क्या होती हैं, क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं, ये समझ लें। तो हमारे रक्त यानी रक्त या मतलब रुधिर, खून, ब्लड, है ना, इन नामों से जानते हैं। हमारे रक्त में कई चीज़ें होती हैं। हमारे रक्त में जल की भी मात्रा होती है, हमारे रक्त में अमोनिया की भी मात्रा होती है ना, अमोनिया की भी मात्रा होती है। हमारे रक्त में यूरिया की भी मात्रा होती है, हमारे रक्त में यूरिक एसिड की भी मात्रा होती है। ठीक है, हमारे रक्त में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हमारे रक्त में ऑक्सीजन भी होता है ना, और भी पदार्थ है, लेकिन मैं यहाँ उन पदार्थों की बात कर रहा हूँ जो जरूरी है आपको समझाना। और भी होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन होती है ना, उनकी चर्चा अभी वो जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। तो जल होता है हमारे रक्त में, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, इतने पदार्थ हैं। तो ये रक्त में होता है। ठीक है, अभी आप ये जान लीजिए ये होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी आप इतनी बातें समझिए कि ये होते हैं। तो जो मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र है वो क्या है, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य के निम्नलिखित उत्सर्जी अंग होते हैं। वृक्क को बच्चों अंग्रेजी में किडनी भी कहते हैं, और वृक्क किडनी बात एक ही है ना, क्योंकि उसका अंग्रेजी नाम है तो एक ही होगा। तो वृक्क यानी कि किडनी, हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 2 होती है मनुष्य के शरीर में। और मूत्रवाहिनी ये भी उत्सर्जन तंत्र है एक प्रकार का, लेकिन हमारा प्रमुख जो उत्सर्जन तंत्र का जो अंग है वो प्रमुख वृक्क ही है ना। इनको सहयोगी आप मान सकते हैं। तो मूत्रवाहिनी जो है, इसको अंग्रेजी में यूरेटर बोलते हैं, इनकी भी संख्या 2 होती है। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा। मूत्राशय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसकी संख्या 1 होती है।
इसके बाद चौथा है मूत्र मार्ग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेथ्रा, संख्या 1। आप चाहे तो अंग्रेजी वर्डों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप हिंदी में ही आपका पेपर आता है, हिंदी में आप लिखें बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इनकी संख्या याद रखिए। वृक्क अर्थात किडनी की संख्या 2 होती है, मूत्रवाहिनी इनकी संख्या भी 2 होती है, मूत्राशय इनकी भी संख्या 1 होती है, मूत्रमार्ग इसकी भी संख्या 1 होती है। ठीक है। आप एक बात और बता दें कि मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र केवल किडनी ही नहीं है, उत्सर्जन के रूप में लीवर, फेफड़ा, बड़ी आंत तथा त्वचा ये भी अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब लीवर, फेफड़ा, बड़ी आंत, त्वचा, है ना, त्वचा जैसे हमारे पसीने को बाहर निकालता है, तो ये जो होता है ये भी बाहर निकालता है, तो ये भी उत्सर्जी अंग है। ठीक है, लेकिन इसको अतिरिक्त श्रेणी में रखा जाता है, ये हमें नहीं पढ़ना है हमारे कोर्स में, इसके लिए कोई जगह नहीं है। हमें प्रमुख उत्सर्जी अंग के विषय में पढ़ना है और उसका नाम है किडनी अर्थात वृक्क। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किडनी के विषय में, इसका चित्र भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले से चित्र बना के रखा है ताकि आपको बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये किडनी का जो जोड़ा है मैंने आपको दिखाया। ये जो किडनी है इसको लेफ्ट किडनी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लेफ्ट किडनी बोलते हैं और इसको राइट किडनी बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बायां वृक्क, इसको बोलेंगे दायां वृक्क। मैं लिखे दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये दायां वृक्क होता है, दायां वृक्क, और ये होता है बायां वृक्क। बच्चों अगर पेपर में आपको बनाने के लिए आता है तो ये ध्यान रखना कि जो बायां वृक्क होता है वो थोड़ा दाएं वृक्क से ऊपर होता है, ये थोड़ा सा नीचे होता है। बायां वृक्क ऊपर होता है, दायां वृक्क जो होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। और एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो हमारा वृक्क होता है वो सेम के बीज के आकार की तरह होता है। ठीक है, सेम के बीज के आकार की तरह होता है। इनकी संख्या कितने हैं? 2 संख्या। किडनी की, वृक्क की संख्या कितनी है? 2 है। अब जो ये पाइपनुमा जो आकृति होती है, जो ये दाएं वृक्क से इधर आ रही है और ये बाएं वृक्क से इधर आ रही है, पाइपनुमा, नलीनुमा, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। हमने पहले पढ़ा कि मूत्रवाहिनी संख्या 2 होती है, तो ये मूत्रवाहिनी है ना। तो ये क्या है आपका? संख्या में 2 है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेटर। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है इसके आगे ये दोनों जो मूत्रवाहिनी नलिकाएं हैं ये एक थैली में आकर मिलती हैं, आकर यहाँ पर इकट्ठी होती हैं आकर। इस थैलूनुमा जो आकृति है इसको बोलते हैं मूत्राशय। अंग्रेजी में बोलते हैं मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बच्चों, तो ये अब इसके बाद जो ये सबसे आगे की तरफ है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है बच्चों, अब हमें ये जानना है, ये आकृति आपको 1-2 बार बना लेना है, 3 बार बना लेना है और आप समझ जाएंगे इसको अच्छे से। अब आपको ये समझना है कि हमारे किडनी का कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है। तो मैंने इसको साइड में दिखाया है कि जो हमारे किडनी का प्रमुख कार्य होता है वो प्रमुख कार्य होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसको हिंदी में पढ़ेंगे परा निस्यंदन या छानना। निस्यंदन का अर्थ ही होता है बच्चों छानना। निस्यंदन का अर्थ होता है छानना। और परा, यहाँ पे जो अल्ट्रा शब्द इस्तेमाल हुआ है, अल्ट्रा के लिए ही शब्द इस्तेमाल हुआ है परा, तो अल्ट्रा का अर्थ ही होता है परा। अब अल्ट्रा का अर्थ आपको बता दें, अल्ट्रा का मतलब ये होता है कि बहुत सूक्ष्म तरीके से इसको छानना, मतलब बहुत महीन से महीन भी कण जो आपको नहीं दिखते हैं वो भी छान कर रख देता है। कौन? किडनी। ये बहुत ही, जो हमारी चाय छानने वाली जो छन्नी होती है उससे भी कई हजार गुना सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्म होता है, मतलब ये जो है बहुत ही अति सूक्ष्म तरीके से छान देती है। मतलब जो घर की छन्नी होती वो भी कण निकाल देता होगा, चाय में डाल देता होगा,
लेकिन जो किडनी है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों को भी छान सकता है। इसके लिए यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे अल्ट्रा शब्द इसीलिए लगाया गया है, यहाँ पे हिंदी में परा शब्द इसलिए लगाया गया है कि इस छोटे से छोटा कण भी छान सकता है। ये जो हमारी छननी है घर की, वो इतना बेहतर नहीं छान पाएगा जितना हमारी किडनी छान सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अल्ट्रा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, परा निस्यंदन इसका हिंदी में अर्थ होता है, या आप शुद्ध अर्थ जान लीजिए छानना। ठीक है, मतलब जो किडनी होता है, किडनी का प्रमुख जो कार्य है वो रक्त का परानिस्यंदन करना होता है। ठीक है, खून को छानना होता है, रक्त को छानना होता है, ब्लड को छानना होता है। और कैसे? बहुत ही सूक्ष्म तरीके से छानना। ठीक है, दूसरा जो कार्य है किडनी का, वो जल का पुनरावशोषण करना। जल का पुनरावशोषण करना। अब यहाँ पर एक बात आती है, जल का पुनरावशोषण करना। यहाँ पुनः शब्द आ गया, जिसको पुनः भी बोलते हैं। पुनः माने दोबारा होता है। तो जब यहाँ पर शब्द आ रहा जल का पुनरावशोषण यानी दोबारा अवशोषण होना। अवशोषण का अर्थ बता दूं मैं पहले क्या होता है। अवशोषण का अर्थ ये होता है बच्चों, जैसे आप कहीं फर्श में पानी गिर जाए और फर्श में पानी गिरने के बाद आप रुई लो, है ना, कॉटन जिसको बोलते हैं। अब उस रुई से आप क्या करो, उस पानी में जो फर्श में फैल गया उसमें डाल दो, तो वो क्या होगा, जो रुई होगा वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा अपने पास, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषित कर लेना। वही है कि हमारी जो किडनी होती है वो जल का पुनरावशोषण यानी दोबारा से अवशोषण करता है। अब मन में बात आ रही हो कि जब दोबारा अवशोषण करता है तो पहले उसका अवशोषण कहाँ हो चुका होता है। तो ध्यान रखना, जल का पुनरावशोषण किडनी में होता है और उसके पहले उसका अवशोषण हमारी आंतों में हो जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में पहली बार जल का अवशोषण पहली बार छोटी आंत में होता है और कम होता है, और बड़ी आंत में ज़्यादा होता है दूसरी बार, है ना। मतलब कि ये है कि आंतों में कुल मिला के ये समझिए कि चूंकि हमारे दो होते हैं ना, छोटी आंत बड़ी आंत, तो छोटी आंत बड़ी आंत में हमारा जल का पहले अवशोषण हो चुका होता है, बाद में उसका अवशोषण कहाँ पे होता है, किडनी में। तो यहाँ पे बच्चों हमने दो बातें सीखी, क्या क्या, कि किडनी का प्रमुख कार्य है ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब रक्त का परानिस्यंदन करना अर्थात छानना, और दूसरा का अगर है जल का पुनरावशोषण करना। ध्यान रखना बच्चों, पुनरा शब्द लगाना जरूरी है, क्योंकि जल का एक बार पहले अवशोषण उसकी आंतों में हो चुका होता है, इसलिए जल का पुनरावशोषण हमारी किडनी में होता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब जल का पुनरावशोषण होता है, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं मोटी मोटी बात मैं बता दे रहा हूँ कि जब जो हमारी किडनी होती है जो जल को बाहर निकालता है, तो ये जल छान कर जब बाहर निकाल रहा होता है तो यहाँ पे आके यहाँ पे हमारा जो यूरिन होती है वो इकट्ठा होती है, और यहाँ पे एक न्यूरॉन्स पाया जाता है। न्यूरॉन्स इसका नाम होता है स्ट्रिच न्यूरॉन्स, है ना। स्ट्रिच न्यूरॉन्स बोलते हैं उसको, स्ट्रिच अंग्रेजी में मैंने लिखा है स्ट्रिच न्यूरॉन्स। ये यहाँ पर होता है मूत्राशय में। तो जब यहाँ पे जल की मात्रा जो यूरिन होता है वो जब ज़्यादा हो जाता है, यूरिन को हिंदी में बोलेंगे मूत्र, जब यहाँ पे ज़्यादा होता है तो ये न्यूरॉन्स का कार्य ही होता है, जो न्यूरॉन्स होता है हमारा, न्यूरॉन्स होता है उसका कार्य ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में पाया जाता है और इसका कार्य ही सूचना पहुंचाना। न्यूरॉन्स का होता है कार्य सूचना पहुंचाना। तो ये हमारे जो यहाँ मूत्राशय में जो न्यूरॉन्स पाया जाता है वो मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है कि यहाँ पर यूरिन की मात्रा अधिक हो गई है, अब इसका त्याग करो। ठीक है, तो हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है और इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये उत्सर्जी पदार्थ है जो बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेच न्यूरॉन्स इसको सूचना पहुंचाता है। किसको सूचना पहुंचाता है? मस्तिष्क को। ध्यान रखना बच्चों, न्यूरॉन्स ही ऐसा होता है जो सूचना प्रदान करता है। जैसे भूख लगी होती है तो हमें भूख लगने का जो, जैसे सामने लड्डू रखा हुआ तो सामने लड्डू खाना हमें, तो ये मस्तिष्क पे सूचना पहुंचती है और मस्तिष्क अपने अंगों को सूचना देती है कि लड्डू उठाना है और खाना है। मस्तिष्क का केवल कार्य होता है सूचना
अपने अंगों को देना, ठीक है, अपने अंगों को सूचना प्रदान करना, और इसी वजह से अंग कार्य करते हैं। जैसे मैं पढ़ना हुआ तो मस्तिष्क ने सूचना दी कि पढ़ना है, पेपर आ रहे हैं। भूख लगी तो मस्तिष्क ने कहा कि खाना खाओ, खाना उठाकर खाना पड़ेगा आपको, तो कोई खिला नहीं जाएगा, तो वो अंगों को, हाथ को ऑर्डर प्रदान करता है, आदेशित करता है कि इसको उठा के खाना है आपको। तो न्यूरॉन्स का कार्य होता है। ज़्यादा गहराई से नहीं समझना है इसी बात को, क्योंकि आपके पेपर में इतना डीपली नहीं पूछते, तो आपको इतनी बात समझनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों एक बात समझिए कि जो जैसे हमारे कई अंगों का निर्माण कई पेशियों से होता है, कई कोशिकाओं से होता है। जैसे हमारे हृदय का निर्माण, जब मैं हृदय वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, तो जैसे हृदय का निर्माण जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हृदय है हमारा, इसका निर्माण जो होता है आगे मैं बताऊंगा। इसका निर्माण जो होता है वो हृदय पेशियों से होता है, हृदय पेशियों से होता है, हृदय पेशियों से, है ना, पेशियों से होता है। वैसे ही आपकी किडनी, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे वृक्क, इसको बोलेंगे वृक्क, इसका निर्माण जो होता है वो नेफ्रॉन से होता है, नेफ्रॉन के कोशिकाओं से होता है। नेफ्रॉन को हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु, वृक्काणु बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में वृक्काणु। जैसे हृदय का निर्माण हृदय पेशियों से होता है, वैसे किडनी अर्थात वृक्क का नेफ्रॉन वृक्काणु से होता है। ये अति सूक्ष्म प्रकार की संरचनाएं होती हैं, उससे होता है, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन यानी वृक्काणु होता है, ये 20 लाख होती है, इनकी संख्या 20 लाख होती है। मतलब 20 लाख, मतलब जो नेफ्रॉन होता है वो 20 लाख होते हैं। 20 लाख का मतलब एक में 20 लाख नहीं, 10 लाख बाएं वृक्क में, 10 लाख दाएं वृक्क में होते, टोटल 20 लाख। अब ये जो मैंने आपको बताया कि 20 लाख होती है, तो 20 लाख का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 20 लाख होती होंगी, मैंने एक रेंज बताई आपको, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, एक रेंज बताई मैंने आपको कि 20 लाख लगभग होती है, रेंज बताई है ना, मैंने एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई है, लेकिन ये एक लगभग का आंकड़ा है, ठीक है बच्चों। तो नेफ्रॉन क्या होता है कि किडनी का जो निर्माण होता है वो विशेष प्रकार की संरचना से होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, किडनी का निर्माण विशेष प्रकार की संरचना से होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन अर्थात वृक्काणु। अब मैं आपको वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के बारे में बता रहा हूं, तो आपको समझना है बच्चों। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो ये मैंने आपको लिखा नेफ्रॉन, इसका हिंदी में नाम होता है वृक्काणु, है ना। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 20 लाख, मैंने बताया आपको। अब नेफ्रॉन के विषय में जानेंगे। नेफ्रॉन जो होता है 2 चीजों से मिलकर बनता है। अब वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं, एक आपका है वृक्क कणिकाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं बच्चों आप लोगों को अंग्रेजी नाम बताए दे रहा हूँ, लेकिन आप पढ़े या ना पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी कराना आपको जरूरी है। करप्सल्स वृक्क कणिकाएं, जिसको कहते हैं रेनल करप्सल्स। दूसरा भाग होता है नलिकाएं, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ये बना है ट्यूब से, है ना, ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन यानी वृक्काणु के 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं वृक्क कणिकाएं, एक को बोलते हैं नलिका। 2 भाग होते हैं, मतलब नेफ्रॉन में ही 2 भाग हैं। ये आ रही बात बच्चों समझ में, इसके 2 भाग हैं, मतलब एक नेफ्रॉन होते, तो नेफ्रॉन कितने हैं, नेफ्रॉन 20 लाख होते हैं, 10 लाख
बाईं किडनी में और 10 लाख दाईं किडनी में। ठीक है, अब एक नेफ्रॉन की हम बात करें, एक नेफ्रॉन के क्या क्या भाग होते हैं उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जो वृक्क कणिका होता है उसके भी 2 भाग हैं। एक भाग इसको बोलते हैं इसके एक भाग को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में या ग्लोमेरुलस। ठीक है, हिंदी में ही लिख रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी में आपको पेपर में नहीं लिखने के लिए आएगा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, आप बताना तो मैं लिख दूंगा ग्लोमेरुलस। दूसरा भाग होता है बोमैन संपुट। ध्यान रखना बच्चों, नेफ्रॉन यानी वृक्काणु ये कितने होते हैं? 20 लाख होते हैं, 10 लाख बाईं किडनी में और 10 लाख दाईं किडनी में। मैं एक की बात कर रहा हूं और इस एक के 2 भाग होते हैं, वृक्क कणिकाएं और नलिका। वृक्क कणिकाएं भी कितने भाग में बटी होती है? 2 भागों में। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस और इसको बोलते हैं बोमैन संपुट। जो आपकी नलिका होती हैं वो 3 भागों में, इसकी चर्चा कर रहा हूँ, ये 3 भागों में होती हैं, इसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। बच्चों मैं इसको अंग्रेजी में भी लिखूंगा। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसका अंग्रेजी नाम होता है, मैं अंग्रेजी नाम लिख रहा हूँ इसी का, इसका अंग्रेजी नाम होता है बच्चों प्रॉक्सिमेट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसका नाम समीपस्थ कुंडलित नलिका है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ, पी कॉन्वोल्यूटेड का C और ट्यूब्यूल्स का T। इसको शॉर्ट फॉर्म में PCT भी बोलते हैं, PCT। ठीक है, दूसरा मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ, दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ। पहला नाम है आपका ये, दूसरा नाम आपको मैं बता रहा हूँ हेनले का लूप। हेनले का लूप है ना, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? LOH, हेनले का लूप। असल में बच्चों ये जो बोमेन संपुट है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। चूंकि बोमेन्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही इसकी खोज करी थी, इसलिए उनके नाम पर ही इसका नाम, इस वृक्क कणिका का नाम उनके नाम पे रख दिया गया, बोमेन संपुट। ठीक है, उनके नाम। हेनले भी एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पे उन्होंने इस लूप की खोज करी थी, इसलिए उनके नाम पे हेनले रख दिया गया। अब मैं लास्ट नाम की चर्चा करने जा रहा हूँ बच्चों, जिसको बोलते हैं, शायद आप लोगों को दिखे ना, इस वजह से मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। तीसरे नाम की चर्चा, ध्यान रखना बच्चों, ये तीसरे नाम की चर्चा मैं इधर करे दे रहा हूँ, ये भाग अलग है ना। तीसरे नाम की चर्चा मैं यहाँ करे दे रहा हूँ, नलिका का ही है, चूँकि आपको नीचे दिखेगा नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ करे दे रहा हूँ। तीसरा है आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड का अर्थ होता है कुंडलित। ट्यूब्यूल्स माने होता है नलिका, ट्यूब्यूल्स। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा DCT। ठीक है, इसके विषय में आगे और बताऊंगा। ठीक है, अब मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना आप लोग। जो नेफ्रॉन है वो 20 लाख कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सॉरी मैं बोल गया गलत। नेफ्रॉन जो होता है ये संख्या में 20 लाख होते हैं, 10 लाख बाईं में और 10 लाख दाईं किडनी में। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, जब ये 20 लाख है तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि ये है तो इसी के भाग, तो ये भी 20 लाख होंगी संख्या में, मतलब 20 लाख ग्लोमेरुलस होगा और 20 लाख बोमेन संपुट, चूंकि है तो इसी के अंदर ही।
तो 20 लाख ग्लोमेरुलस होगा, 20 लाख बोमेन संपुट होगा, और 20 लाख ही आपका पीसीटी होगा, और 20 लाख ही आपका एलओएच होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहा हूँ, और 20 लाख ही डीसीटी होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि इनके कार्य क्या होते हैं। ध्यान रखना, जो पहला वृक्क कण क्या बताया है बच्चों मैंने, तो ध्यान रखना इनका कार्य होता है, इनका कार्य होता है, इन दोनों का कार्य जो होता है, ध्यान रखना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का परा निस्यंदन मैंने गलत लिख दिया, इसको सही से लिखे दे रहा हूं मैं। रक्त का परा निस्यंदन करना। ध्यान रखना बच्चों, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट का प्रमुख कार्य होता है रक्त का परानिस्यंदन करना अर्थात छानना। और जो ये तीन हैं बच्चों, जो ये तीन हैं, इनका कार्य होता है जल का पुनरावशोषण करना। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। इन तीनों का कार्य होता है, मतलब पीसीटी, मतलब एलओएच, मतलब डीसीटी, इनका कार्य होता है जल का पुनरावशोषण करना। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और आगे मैं आपको इसके विषय में और बताऊंगा, लेकिन आप इतना पहले समझे। जो ना समझ में आया आप पूछें, मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। हाई स्कूल के कोर्स में ये आता है, जो उसमें वृक्क के कार्य हैं, वृक्क कार्य कैसे करता है, उसकी क्रिया विधि, उसकी कार्य विधि है ना, तो ये आप समझिए ताकि आप समझें और आप इसको लिख पाएँ। इसके विषय में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप इतना समझें पहले। आप, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। जो आपको डाउट रह गए हैं वो बताना, आप, मैं बताऊंगा।